नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 2 जुलाई 2026 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहला इशू हम डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया बैन से संबंधित। कुछ प्रैक्टिकल बातें बताई गई हैं राइटर के द्वारा। फिर दूसरा आर्टिकल ग्रास रूट डेमोक्रेसी के इरोजन से संबंधित। ग्रास रूट डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है, पंचायती मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट आई है। तीसरा आर्टिकल लैंड पुलिंग, काफी सुर्खियों में है ये कंसेप्ट। इस बार यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछ सकती है। और ये टेलीग्राम चैनल है जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल सोशल मीडिया बैन से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, रिसेंट में ना यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर। इन्होंने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। ये बोले कि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए यूके में जो सोशल मीडिया है वो बैन रहेगा। और बात देखो सिर्फ यूके की नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फ्रांस, कनाडा में भी इसी प्रकार का जो बैन है वो हुआ है। मतलब ये सारे देश भी यूके की राह पर चले हैं। अब हर जगह देखो सरकारें जो हैं वो बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना चाहती हैं। जाहिर सी बात है, जब देखो पूरी दुनिया में ये हो रहा है तो इंडिया कैसे इस डिबेट से अलग थलग रह सकता है। हमारे यहाँ पे ना, हमारे देश में भी देखो स्टेट्स के लेवल पे ये अब डिबेट चल रही है कि बच्चों के लिए जो सोशल मीडिया है वो बैन कर देना चाहिए। और बैन के खिलाफ, सोशल मीडिया बैन नहीं होना चाहिए, बैन के खिलाफ एक बड़ा आर्गुमेंट जानते हो क्या दिया जाता है? कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई बैन मत करो, बच्चे सोशल मीडिया से ना बहुत कुछ सीखते हैं। और सोशल मीडिया जो है वो आज के समय में लर्निंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। लेकिन आप एक बार ये सोचो, इंपीरिकली मतलब यहां पे एक वर्ड है इंपीरिकली का मतलब होता है एविडेंस बेस्ड अप्रोच। जब आप ऑब्जर्व करके कुछ डिसीजन लेते हो, आजकल पीएसआईआर पढ़ा रहा हूं ना, तो ये इंपीरिकल वर्ड काफी ज्यादा आ रहा है। तो इंपीरिकली देखो ये बात बिल्कुल डिबेटेबल है कि बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीखते हैं। इंस्टाग्राम रील हो गया, स्नैपचैट हो गया, क्या आप बताओ ये क्वांटम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं? नहीं पढ़ा रहे हैं। यानी समय जितना ले लेते हैं ना ये इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब, उतना नहीं पढ़ा रहे हैं ये। तो ये कहना कि सोशल मीडिया से बच्चा बहुत कुछ सीखता है, उतना नहीं सीखता है जितना कि आर्गुमेंट में बोल दिया जाता है। साथ ही में देखो आर्टिकल में ना एक भारी भरकम टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ये है नॉर्मेटिवली क्वेश्चनेबल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो ये है, क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आइडियली या फिर एथिकली बनाए ही पढ़ाई के लिए गए हैं? आंसर है नो। ये तो इसलिए बनाए गए हैं कि टाइम पास करें लोग। मतलब कहने को वो बोलेंगे कि नेटवर्किंग से जुड़ेंगे, कोई नेटवर्किंग से नहीं जुड़ता। सारे दूसरों का देख के जलते रहते हैं सोशल मीडिया पे, सब अपना बेस्ट दिखाते हैं, फिल्टर वाली फोटो डालते हैं। मतलब मेरी पर्सनल राय, आमतौर पे मैं पर्सनल राय देता नहीं हूँ, लेकिन आज दे देता हूँ। मुझे सोशल मीडिया नहीं अच्छा लगता। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ना हो तो जिंदगी ज़्यादा सुखी है। आप अपनी राय वैसे बता सकते हो, पर्सनल ओपिनियन। आज मैं वो यूपीएससी वाली ओपिनियन नहीं पूछ रहा हूँ जो हमें आंसर में स्टैंड लेना है, नहीं, मैं आपकी पर्सनल ओपिनियन पूछ रहा हूँ, दिल वाली ओपिनियन। चलो आगे चलते हैं। तो राइटर कहते हैं देखो इन प्लेटफॉर्म्स का बेसिक स्ट्रक्चर ना लर्निंग के लिए नहीं बना है, बल्कि एंटरटेनमेंट के लिए बना है, ज्यादा एंगेजमेंट के लिए बना है, डिस्ट्रैक्शन के लिए बना है। और देखो इवन दूसरी तरफ क्या ये कहना कि सोशल मीडिया यूज करने वाला हर बच्चा डेंजर में है, खतरे में है, वो तबाह हो जाएगा, साइंस कहती है नो। देखो हर यंग अडल्ट जो है वो अलग तरह से रिएक्ट करता है, आपको पता है। खास करके इंडिया जैसे देश में तो इतनी डाइवर्सिटी है। हमारा देश ना सोशली भी, इकोनॉमिकली भी और डिजिटली भी बहुत ज्यादा डाइवर्स है। एक गांव के बच्चे और मेट्रो सिटी के बच्चे दोनों का सोशल मीडिया का जो एक्सपीरियंस है ना वो बिल्कुल अलग होता है। तो राइटर कहते हैं हमें ना एक ब्लैंकेट बैन नहीं चाहिए, हमें वो कंडीशंस आइडेंटिफाई करनी है जहां देखो सच में नुकसान हो रहा है उसे आप रोको। मतलब समझ गए? यानी चिल्ड्रन को आप एक लंबी चौड़ी कैटेगरी में मत डालो। चिल्ड्रन भी अलग अलग सेक्शंस में आप डिवाइड कर सकते हो। जहां पे चिल्ड्रन को नुकसान हो रहा है उन बच्चों को आप पहले टारगेट करो। तो ये देखो रियल टास्क क्या है, आइडेंटिफाई दोज चिल्ड्रन हु आर जेन्युइनली वल्नरेबल।
जो मतलब सच में वल्नरेबल हैं, उनको आप पहले टारगेट करो। और जो बच्चे सीख रहे हैं सोशल मीडिया का थोड़ा फायदा उठा रहे हैं, थोड़ा उनको एक्सपोजर मिल रहा है कि शहर के बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके लिए सोशल मीडिया बैन करोगे तो वो पिछड़े रह जाएंगे। फिर इसके बाद राइटर कहते हैं कि देखो बिलो 16 का जो बैन है ना, वो इनइफेक्टिव साबित होगा। मतलब ये जो सरकार कहती है ना कि आईडी आप दोगे तभी सोशल मीडिया पे अकाउंट बनेगा, अदरवाइज अकाउंट ही नहीं बनेगा, ये प्रैक्टिकली इसे इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया जा सकता? पहले देखो, सबसे पहला रीजन, बैन लगाने के लिए ना प्लेटफॉर्म को पता होना चाहिए कि यूजर की एज क्या है। इस प्रोसेस को ना एज गेटिंग कहते हैं। लेकिन एज वेरीफाई होगा कैसे? आधार कार्ड से, आईडी कार्ड से। इसका मतलब है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के पास में हमारे बच्चों का जो हाईली सेंसिटिव डेटा है वो चला जाएगा, उनके पास में बच्चों की आईडीज होंगी, तो भाई प्राइवेसी की तो बिल्कुल धज्जियां उड़ जाएंगी। तो ये तो पुट्टा स्वामी केस की जजमेंट के अगेंस्ट हो गया। तो मतलब आईडी नहीं दे सकते इन प्लेटफॉर्म्स को। अब दूसरी चीज, जुगाड़ कल्चर। देखो टीनेजर्स ना बहुत स्मार्ट होते हैं। जैसे टेलीग्राम पे अभी बैन लगा, तो कितने स्मार्ट थे स्टूडेंट्स, उन्होंने वीपीएन का इस्तेमाल किया, प्रोक्सी का इस्तेमाल किया और टेलीग्राम को एक्सेस किया। मतलब जब आप बैन लगा देते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ टोटली बंद हो जाती है। शराब का एग्जांपल ले लीजिए, जिनको शराब पीनी है वो पीते हैं, ग्रे मार्केट में पीते हैं, महंगी पीते हैं, नकली पीते हैं, लेकिन पीते हैं। उसी प्रकार से जिनको एक्सेस करना है वो कर लेंगे इधर उधर से जुआ ढूंढ के। फिर क्या है रियल डेंजर? आर्टिकल देखो एक बहुत डीप साइकोलॉजिकल पॉइंट बताता है। अगर बच्चों में ऑनलाइन रूल्स तोड़ने का कल्चर डेवलप हो गया, तो भाई ये जो आदत है ना उनके माइंड में डीपली बैठ जाएगी। कल को वो रियल लाइफ में भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को तोड़ने का जुगाड़ ढूंढने की कोशिश करेंगे, जैसे ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने का जुगाड़, टैक्सेस ना भरने का जुगाड़। तो ये तो बिहेवियरल डिजास्टर होगा, कि मतलब बिहेवियर ही खराब हो जाएगा। समझ गए? फिर ऑस्ट्रेलिया के एक्सपीरियंस राइटर बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में देखो जब एज गेटिंग ट्राई की गई ना, तो बच्चे ना मेन स्ट्रीम एप्स छोड़ के, जैसे इंस्टाग्राम मेन स्ट्रीम ऐप है, इसको छोड़ के जो डार्क वेब है उसका उन्होंने इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। वो ऐसी एप्स उन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया बल्कि जो ज्यादा अनसेफ हैं। मतलब कम से कम इंस्टाग्राम को तो रोक सकते हैं, उन्होंने ऐसी एप्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया जिसको तो सरकार रेगुलेट भी नहीं कर पा रही है। समझ गए? तो मतलब ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया बैन हुआ, बैन ने प्रॉब्लम सोल्व नहीं की बल्कि प्रॉब्लम को शिफ्ट कर दिया। ये दिक्कत है। चलो अब आगे चलते हैं। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो अगर बैन काम नहीं कर रहा है तो सॉल्यूशन आखिरकार है क्या? सॉल्यूशन देखो बच्चों को कंट्रोल करना नहीं है, सॉल्यूशन है उन प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करना जो रिस्क पैदा कर रहे हैं, और इसे कहते हैं प्लेटफॉर्म गवर्नेंस। क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म गवर्नेंस। कुछ एक्सपर्ट्स देखो प्लेटफॉर्म्स का ना, जैसे फेसबुक का, इंस्टा का, इनका साथ देते हुए ना एक बात ये बोल देते हैं कि ना इन प्लेटफॉर्म्स में डिफेक्ट्स होते हैं, डिजाइन डिफेक्ट्स। उन डिजाइन डिफेक्ट्स की वजह से जो बच्चे हैं वो एडिक्ट हो जाते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के। लेकिन देखो ये बात गलत है, इन प्लेटफॉर्म्स का डिजाइन ही ऐसा होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ही ये अटेंशन हासिल कर सकें। अटेंशन इकोनॉमी वर्ड आपने सुना होगा ना। अटेंशन इकोनॉमी का मतलब है कि आज के टाइम में हमारा जो ध्यान है, हमारी जो अटेंशन है, वही सबसे बड़ी करेंसी है इनके लिए। अगर वो हमारा ध्यान खींच पा रहे हैं तो मतलब वो पैसा कमा रहे हैं, वो जंग जीत रहे हैं। मतलब अगर देखो आप किसी प्रोडक्ट के लिए पे नहीं कर रहे हो ना, तो इसका मतलब आप खुद प्रोडक्ट हो। तो सोशल मीडिया कंपनीज का रेवेन्यू इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितनी देर स्क्रीन पे चिपके रहते हो, ताकि आपको वो ज्यादा से ज्यादा ऐड दिखा सकें। एडिक्शन उनका कोर मॉडल है। समझ रहे हो? वो धोखे के बिना, साइकोलॉजिकल ट्रिक के बिना ये सोशल मीडिया कंपनीज ऑपरेट ही नहीं कर सकती। फिर चाइनीज मॉडल की बात आती है। अगर देखो प्रॉब्लम एडिक्शन है तो चाइना का मॉडल देखते हैं। चाइना ने ना बैन लगाने के बजाय बच्चों का स्क्रीन टाइम कैप कर दिया, लिमिट सेट कर दी। एक तरह से वहां की सरकार ना एक स्ट्रिक्ट पेरेंट की तरह एक्ट कर रही है। लेकिन क्या इंडिया या यूके जैसे डेमोक्रेटिक देशों में ये चलेगा? आंसर है नो। क्योंकि चाइना तो देखो हाईली निगरानी वाला देश है, सर्विलियंस वाला देश है। वहां पे बहुत ज्यादा सर्विलियंस देखने को मिलती है। वहां पे सरकार का पूरा कंट्रोल है। हमारे जैसे फ्री देशों में ना लोग
इस स्क्रीन टाइम कैप को भी बाईपास कर देंगे और लिमिट लगाने के लिए फिर से एज वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब देखो, सरकार अगर सोशल मीडिया पे बैन लगा दे या फिर लिमिट भी कर देना, तो दो प्रॉब्लम्स आएंगी कि इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाए। क्या हाउस होल्ड लेवल पे मॉनिटर किया जाए? अगर देखो हाउस होल्ड लेवल पे मॉनिटर किया जाता है सोशल मीडिया के बैन को या लिमिट को, तो भाई और ज़्यादा माइनर की ट्रैकिंग सरकार कर रही होगी, और ज़्यादा इंट्रूसिव हो रही है उनकी लाइफ में, जो कि ठीक नहीं है। प्लेटफॉर्म पे तो फिर वही दिक्कत आएगी, आईडी मांगी जाएगी प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, और आईडीज का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, डेटा का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अल्टीमेट सॉल्यूशन राइटर बताते हैं कि प्लेटफॉर्म्स पे लीगल लाइबिलिटी डाली जाए, उन्हें मजबूर किया जाए कि भाई उनका जो एल्गोरिथम है वो ट्रांसपेरेंट हो, मतलब वो इनहेरेंटली सेफ स्पेस डिजाइन करें कि लोग एडिक्ट ना हों। पर सरकारें ऐसा क्यों नहीं करती? देखो ये कड़वा सच है, आर्टिकल में भी यही बताया जाता है कि आजकल की जो सरकारें हैं ना, वो अपना प्रोपेगेंडा और इंटरेस्ट प्रमोट करने के लिए ना खुद इन्हीं टेक जायंट्स पे डिपेंड करती हैं। अगर देखो वो इन पर लगाम कसेंगी तो सिलेक्टिव इन्फोर्समेंट होगा एक प्रकार से। इसलिए सरकार के लिए ना बच्चों पर बैन लगाना एक आसान और सोशली एक्सेप्टेबल शॉर्टकट है। जबकि प्लेटफॉर्म्स को अकाउंटेबल ठहराएंगे तो उन्हें पता है हमारा भी नुकसान हो जाएगा, मुश्किल है। इसलिए सरकार हमेशा एक शॉर्टकट ढूंढती है ताकि जनता को दिखाया जा सके कि देखो हमने एक्शन लिया है, चाहे उस एक्शन का आउटकम आए या ना आए। नहीं, सरकार बस ये जनता को दिखाने की कोशिश करती है कि देखो भाई हमने एक्शन लिया है, उसका रिजल्ट बेशक ना आए। समझे? तो कंक्लूजन में राइटर यही बोलते हैं, हवा में सरकार बातें ना करे, प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ ठोस सबूत और डेटा जमा करें ताकि एक्शन लिया जा सके। और बैन लगाना या टाइम कैप लगाना ऑनलाइन सेफ्टी का देखो कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, एक आधी स्ट्रेटेजी है, अधूरी स्ट्रेटेजी है जिससे फायदा नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है एंटीसिपेट द बर्डन, मतलब बैन लगाने से ना सोच के देखो जुडिशियल बॉडीज पे और रेगुलेटरी बॉडीज पे कितना प्रेशर आएगा, डेटा प्राइवेसी पे भी क्या असर पड़ेगा। तो इस चीज को पहले सोच लेना चाहिए। बहुत केसेस आएंगे जुडिशरी के पास में बैन से संबंधित, तो इस चीज को ना पहले से थोड़ा सोच लेना चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। ये मेंस के कीवर्ड्स हैं जो आप आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हो। अटेंशन इकोनॉमी, प्लेटफॉर्म गवर्नेंस, टेक्नोलॉजिकल सर्कमवेंशन, ये आप सारे यूज कर सकते हो। ये 2022 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, 2020 में, 2021 में, जहां पे आज के आर्टिकल के पॉइंट्स यूज हो सकते हैं। और ये क्वेश्चन आज आपको अटेम्प्ट करना है, पोटेंशियल क्वेश्चन। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, द हिंदू का इंडिया की ग्रास रूट डेमोक्रेसी के इरोजन से संबंधित है, यानी कमजोर होने से संबंधित है। सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले देखो बेसिक्स की बात करते हैं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया था? 1992 में आया था। इसने क्या किया? इसने पंचायती राज को ना कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। पहले संविधान में पंचायती राज का प्रोविजन नहीं था। ग्राम सभा क्या है? प्री में इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। गांव के सभी रजिस्टर्ड वोटर का ग्रुप, तो ये एक प्रकार से गांव की पार्लियामेंट जैसा है। महात्मा गांधी ने एक बार बोला था कि भाई इंडिया की जो आत्मा है ना, कहां पे रहती है? विलेजेस में रहती है। लेकिन आप बताओ, क्या सच में गांव की जो डेमोक्रेसी है वो जिंदा है? राइटर तो कहते हैं कम से कम नो। हाल ही में देखो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की ना एक रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में सरकार कहती है कि हमारी ग्राम सभा में बड़ी वाइब्रेंसी है, मतलब बड़ी जान है। लेकिन देखो रिपोर्ट का जो डेटा है वो तो कुछ और ही कहता है। तो और ये रिपोर्ट का बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। सरकार कुछ कह रही है रिपोर्ट में, लेकिन रिपोर्ट का जो डेटा है वो असली पिक्चर दिखाता है। डेटा क्या है? डेटा प्रूव करता है कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी का ना इरोजन हो रहा है, कमजोर हो रही है। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहली प्रॉब्लम है ग्रास रूट डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन फैटीग। ये बहुत बढ़िया कीवर्ड है जो आप यूज करिएगा। देखो लोग ग्राम सभा की मीटिंग्स में ना आ ही नहीं रहे हैं, तो इस चीज को बोलते हैं पार्टिसिपेशन फैटीग, यानी थक गए हैं लोग। सरकार का क्या सोल्यूशन है? सरकार कहती है मीटिंग्स बढ़ा दो, ओवरसाइट बढ़ा दो, यानी निगरानी बढ़ा दो। पर क्या सच में ये सोल्यूशन है? आंसर है नो। आप सोच के देखो, अगर देखो लोग पहले ही नहीं आ रहे हैं, आप मीटिंग्स की संख्या बढ़ाओगे तो बल्कि लोग और नहीं आएंगे। उनको लगता है यार रोज की है। तो ये वर्किंग क्लास के ना खिलाफ है। जो लोग काम करते हैं, डेली वेजर हैं,
उनके पास में टाइम ही नहीं है आने के लिए। फिर नेक्स्ट है स्कीम क्लियरिंग हाउसेज। स्कीम क्लियरिंग हाउस का क्या मतलब है? देखो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने ना ग्राम सभा को पावर दी थी, लेकिन आज रियलिटी क्या है, सरकारों ने ना ग्राम सभा को ना सिर्फ क्लियरिंग हाउस बना दिया है। क्लियरिंग हाउस मतलब सिर्फ सेंट्रल और जो स्टेट की स्कीम्स हैं उन पे ठप्पा लगाने वाली जगह है ग्राम सभा। फैसला दिल्ली में होता है, गांव वाले बस साइन करते हैं। तो ये जो फंडामेंटल गलती है ना भाई, ये बदलनी चाहिए। लोग क्यों नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं? रिपोर्ट कहती है 18 से 28% लोगों का यह मानना है कि मीटिंग का ना कोई आउटकम ही नहीं निकलता। जब देखो कोई नतीजा ही नहीं निकलता तो लोग फिर अपना टाइम वेस्ट करके उस मीटिंग में क्यों आए? यानी मीटिंग सिस्टमेटिक ढंग से नहीं चलती, स्ट्रक्चरली नहीं चलती हैं। फिर इसके बाद आता है टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट। सरकार ने देखो लो पार्टिसिपेशन का क्या सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने ये बोला कि निर्णय ऐप यूज करो। मीटिंग के जो मिनट्स है ना वो रियल टाइम अपलोड करो, ताकि बाकी लोग जो मीटिंग में नहीं आ पाए वो इस मीटिंग के मिनट्स देख लें और अपना वोट दे दें। लेकिन इससे प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई। पंचायत सेक्रेटरीज ना अब एप्स और टेक में ही उलझ गए हैं, उनके पास लोगों से डिस्कस करने का टाइम ही नहीं है। तो इसका एक और बड़ा नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ? ओवरसाइट लैकलस्टर। मतलब देखो, जब मजदूर मनरेगा का काम मांगते हैं ना तो ऑफिशियल उन्हें बहाने देते हैं, कहते हैं सर्वर एरर है, आपकी डिमांड सिस्टम में एंटर नहीं हुई। ये ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। तो मतलब सेक्रेटरी, पंचायत सेक्रेटरी के लिए, यानी जो जीतू भैया हैं, सचिव जी हैं, उनके लिए ना टेक्नोलॉजी एक हथियार बन गया है आम आदमी को रोकने के लिए। आम आदमी सरकार की जो स्कीम्स हैं उनका फायदा ना उठा सके और उन्हें मेहनत ना करनी पड़े पंचायत सचिव को। और देखो कम लोग आते हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए। 50% से ज्यादा लोग तो इसलिए नहीं आते क्योंकि इशू उनकी रोजी रोटी से जुड़ा है कि भाई वो मीटिंग अटेंड करने के लिए आएंगे तो कमाने के लिए नहीं जा सकेंगे। आप बताओ, एक मजदूर अपनी दिन की दिहाड़ी छोड़ के क्या मीटिंग में आना चाहेगा? कभी नहीं आना चाहेगा। आज के समय में देखो, रोजगार आपको भी पता है कितनी मुश्किल से मिलता है। तो ये कि हाँ भाई पैसे नहीं है, दिहाड़ी पे जाना है, इस वजह से हम मीटिंग अटेंड नहीं करने आ सकते, तो भाई इसमें तो ना सिस्टम की गलती है कि अमीर लोगों के लिए ये लीजर है, गांव में जो अमीर लोग हैं उनके लिए तो ये लग्जरी है कि हम मीटिंग में अटेंड करने के लिए आए। गरीब लोग जो हैं वो अपनी दिहाड़ी मार के तो आएंगे नहीं, नुकसान करके तो आएंगे नहीं। तो ये डेलिब्रेट इकोनॉमिक एक्सक्लूजन है। सिस्टम ने जानबूझ के उन्हें मीटिंग से बाहर कर दिया। आप मतलब सरकार को क्या करना चाहिए था? सरकार को देखो अटेंडेंस को ना पेड कंपोनेंट बनाना चाहिए था। मतलब अगर मजदूर मीटिंग में आए तो उसे उस दिन का ना मनरेगा वेज मिले, क्योंकि सरकार ने ना ये इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया। आज ग्राम सभा सिर्फ एलिट्स का, यानी जो अमीर लोग हैं सिर्फ उनका प्लेग्राउंड बन के रह गई हैं। इन मीटिंग्स में कौन आता है? लैंडलॉर्ड्स आते हैं, जमीन वाले कॉन्ट्रैक्टर आते हैं जिनके पास में फ्री टाइम है और वो अपनी मर्जी से गांव के लिए डिसीजन लेते हैं, और जो गरीब लोग हैं उनका कोई सही नहीं होता। फिर इसके बाद राइटर बोलते हैं फाइनेंशियल स्क्वीज। कोई भी देखो इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, बिना फंड्स के काम नहीं कर सकता। तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट हैरानी वाला डेटा सामने आता है। ग्राम सभाज 13% टाइम ना लोकल इश्यूज को आइडेंटिफाई करने में लगाती हैं और 4% टाइम रेवेन्यू जनरेशन पे बात होती है। जितना टोटल टाइम के लिए मीटिंग होती है ना, उसमें 13% टाइम तो सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए होता है कि क्या इश्यूज डिस्कस करें, और 4% टाइम इस पे होता है कि रेवेन्यू कैसे कमाया जाए। आज देखो ग्राम पंचायतों के पास में ना बहुत ज्यादा रेवेन्यू के सोर्सेज नहीं है। थोड़े बहुत जो हैं उन पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो ग्राम पंचायतें जो हैं वो पूरी तरह से ग्रांट्स पे निर्भर हो गई हैं। स्टेट गवर्नमेंट से या फिर सेंटर से जो ग्रांट मिलती है ना, टोटली उन पे निर्भर हो गई हैं। 14वें और 15th फाइनेंस कमीशन ने ना ग्रांट्स को टाई कर दिया है। मतलब पैसा सिर्फ सेंट्रल प्रायोरिटीज पे लग सकता है, जैसे जल जीवन मिशन है, सेंटर का मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन है। सिर्फ इन स्कीम्स में काम होगा तब पैसा मिलेगा ग्राम पंचायतों को। और अगर देखो मान लो फंड दिल्ली के जो बाबू लोग हैं वही तय कर रहे हैं किस लिए मिलेगा, कितना मिलेगा, तो आम नागरिक ग्राम सभा में आकर फिर करेगा भी क्या? आप बताओ। उनके पास लोकल प्रायोरिटीज पे काम करने के लिए पैसा ही नहीं है।
क्योंकि पैसा तो ऊपर से डिसाइड हो रहा है किस स्कीम के लिए मिलेगा, कैसे मिलेगा। फिर राइटर आते हैं पैसा एक्ट पे। पैसा एक्ट 1996, पूरा नाम प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट। अब ये जो एक्ट है ना, ये देखो ट्राइबल्स को ना, ट्राइबल एरियाज में ग्राम सभास को ना पावर देता है प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट की। मतलब माइनिंग के लिए कोई लैंड चाहिए, लैंड एक्विजिशन आपको करना है, तो बिना गांव के अप्रूवल के आप नहीं कर सकते। लेकिन स्टेट ना अक्सर इस चीज को बाईपास कर देते हैं, और ग्राम सभा में अटेंडेंस भी काफी कम होती है, तो जमीन एक्विजिशन फिर भी हो जाता है, क्योंकि लोग आए नहीं उस ग्राम सभा में मीटिंग पार्टिसिपेट करने के लिए, जब ये फैसला होना है कि लैंड देना है या नहीं देना है। वैसे ग्राम सभा को पावर है नो कहने की, स्टेट को इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन इतनी कम अटेंडेंस रहती है कि इस चीज का भी मिसयूज कर लिया जाता है। जैसे एक आरोप लगता है, छत्तीसगढ़ में ना कोल रिच फॉरेस्ट है, मतलब एक ऐसा फॉरेस्ट जहां पे कोयला के रिजर्व काफी ज्यादा थे, वहां पे ट्राइबल कम्युनिटीज रहती थी। अब उस एरिया में ना ग्राम सभा की मीटिंग हुई, लेकिन ग्राम सभा की जो कंसेंट थी ना उसको मैनिपुलेट कर लिया गया। मैनिपुलेट ऐसे कर लिया गया, जैसे मान लो 500 लोग रहते हैं, तो सिर्फ 10 लोग आए मीटिंग में और 10 लोगों को पैसे खिला दिए और कंसेंट को मैनिपुलेट कर लिया। तो गांव वालों ने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने बोला कि भाई हमें हमारे फॉरेस्ट राइट्स को बचाना है, फेक कंसेंट को उन्होंने रिजेक्ट कर लिया। तो ये एक एग्जाम्पल है, केस स्टडी है, किस प्रकार से इवन पैसा में, जहां पे ग्राम सभा में के पास में पावर है, कि वहां पे भी अटेंडेंस इतनी कम रहती है और कंसेंट का मैनिपुलेशन हो जाता है। लास्ट में कंक्लूजन की बात करते हैं। देखो मणिशंकर अय्यर की रिपोर्ट आई थी, मणिशंकर अय्यर कमेटी की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बोला था, पंचायतों को ना 3 चीज चाहिए अगर हम चाहते हैं कि असली डेमोक्रेसी आए ग्रास रूट लेवल पे। उन्हें फंड चाहिए, फंक्शंस चाहिए, फंक्शनरी चाहिए। फंड मतलब पैसा, फंक्शन मतलब उनको पावर चाहिए, फंक्शनरी मतलब उनको स्टाफ चाहिए जो कैपेबल हो। लेकिन आज तीनों एफ मिसिंग है, ऑल 3 एफ्स आर मिसिंग। पंचायत सिर्फ स्टेट की, सेंटर की इंप्लीमेंटेशन एजेंसीज बन गई हैं, अपने आप में ऑटोनोमस संस्थान नहीं है। तो काहे की फिर डेमोक्रेसी है, काहे का टियर 3 है जब वो अपने हिसाब से काम ही नहीं कर सकते। तो राइटर लास्ट में एक बहुत बढ़िया बात बोलते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो देखो वोट देके खत्म नहीं होती। असली डेमोक्रेसी गांव के पेड़ के नीचे चलती है, जब लोग इकट्ठा होकर बात करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब मैं आपको पोटेंशियल क्वेश्चन देता हूं। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2018 में पूछा था मेंस का। ये कीवर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो आंसर्स में। अच्छे कीवर्ड्स हैं, पार्टिसिपेशन फटीग, मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट, स्कीम क्लियरिंग हाउसेज, अच्छे कीवर्ड्स हैं। फिर ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, निर्णय ऐप, 15वां फाइनेंस कमीशन, ये सब। ये मेंस का क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है 2। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, लैंड पूलिंग से संबंधित है। लैंड पूलिंग आप सिलेबस में जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स इस आर्टिकल में हम कवर करने वाले हैं। शुरुआत में देखो राइटर ये बोलते हैं, आपको पता है देखो देश अब काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। बड़े शहरों में ट्रैफिक काफी ज्यादा होता है, इस वजह से काफी कंजेशन होता है, ट्रैफिक जाम होता है। तो इस कंजेशन को कम करने के लिए ना सरकार बहुत कुछ प्लान भी करती है, नए बाईपास प्लान करती है, नए नए टनल्स प्लान करती है, नए रोड्स भी प्लान करती है। तो इसमें ना कई बार एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जमीन कहां से आएगी। आपको नए रोड बनाने हैं तो जमीन कहां से आएगी। लैंड अवेलेबिलिटी देखो एक बड़ा मुद्दा है। अगर लैंड इशू सॉर्ट ना हुआ तो क्या होगा? तो क्या नए रोड बन पाएंगे? क्या शहर डीकंजेस्ट हो पाएंगे? तो यहां पे राइटर एक सॉल्यूशन बताते हैं, लैंड पूलिंग। आप बेसिक इकोनॉमी समझिए। जब भी देखो कोई नया हाईवे बनता है ना, आपको पता है हाईवे के आसपास जमीन के रेट बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि नया हाईवे बना है तो उसके आसपास दुकानें खुल जाती हैं और कनेक्टिविटी उस हाईवे के पास में इजी है, इसलिए उस जमीन के रेट बढ़ जाते हैं। बहुत सारे नए बिजनेसेस आ जाते हैं, नई इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती हैं। तो हाईवे बनने के बाद में आसपास की जमीन के जो रेट हैं बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये डेवलपमेंट सीधा सीधा है। और देखो चूंकि मान लो डेवलपमेंट सिस्टमेटिक ढंग से नहीं होती, सरकार ने तो सिर्फ हाईवे बनाया, तो आसपास की जो डेवलपमेंट है ना वो हैजार्ड वे में होती है, सिस्टमेटिक ढंग से नहीं होती। एक छोटी दुकान खुल गई और जमीन का अच्छे से यूज नहीं हो पाता। समझ गए? कोई छोटी दुकान खुल गई, कोई किसी और चीज की दुकान खुल गई रैंडम,
रेस्टोरेंट एक जगह पे, कोई किसी जगह पे कोई दूसरी चीज। तो इससे होता क्या है, मान लो सिस्टमेटिक ढंग से हाईवे के आसपास की जमीन का डेवलपमेंट होना, तो और ज्यादा फायदा हो, लोगों को भी फायदा हो और सरकार को भी फायदा हो, जिनकी जमीनें हैं उनको भी फायदा हो। आप एक बार बताओ, प्राइमरी हाईवे का जो प्राइमरी रोल है वो है क्या? एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करना, ए से बी तक पहुंचाना, लंबा सफर कम करना। लेकिन इन ढाबों और दुकानों से क्या होता है, फिर ट्रैफिक जाम होने लगता है, कंजेशन बढ़ जाता है और फिर सरकार को एक नई रोड बनानी पड़ती है। मेन पर्पज ही खत्म हो जाता है फिर हाईवे बनाने का, क्योंकि हाईवे के नजदीक मान लो दुकानें खुल गई, दुकानें खुल गई, ऐसी दुकानें खुल गई जिनसे ट्रैफिक जाम होने लग गया। ट्रैफिक जाम होने लग गया तो फिर वो हाईवे बनाने का पर्पज क्या है? और मान लो नया हाईवे बनने के बाद में हैप हैजार्ड वे में डेवलपमेंट होता है ना, तो एक दिक्कत ये भी आती है, गार्बेज कहां पे गिरे, पानी की सप्लाई, ये सब दिक्कतें भी आती हैं। पानी सीवरेज में कैसे जाएगा, क्योंकि पाइपलाइन वगैरह तो बिछी नहीं होती, बस स्टार्ट कर दी लोगों ने, दुकानें हाईवे के नजदीक है इसलिए। लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखो सिंपल है, रोड के किनारे की जो जमीन है ना, आप उसकी भी प्लानिंग करो, उन्हें भी देखो हाईवे डेवलपमेंट का ना हिस्सा बनाओ। लेकिन इस चीज का देखो एक नुकसान है। क्या नुकसान है भाई? और ज्यादा जमीन एक्वायर करनी पड़ेगी सरकार को, और आपको पता है जमीन आज के समय में कितनी महंगी है। इस वजह से तो सरकार फिर जमीन एक्वायर ही नहीं कर पाती कि इतनी सारी जमीन के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं है। और देखो इवन सरकार के पास में पैसा है तो भी देखो लोग ना आसानी से अपनी जमीन देते नहीं है, वो रुकावटें डालते हैं, कोर्ट में केस जाते हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं, तो पूरा डेवलपमेंट रुक जाता है। एक जमाना था देखो जब प्रॉपर्टी ना एक फंडामेंटल राइट था। बताओ कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट था, लेकिन बाद में इसे आर्टिकल 300A में डाल दिया गया, फंडामेंटल राइट हटा दिया गया, अब ये लीगल राइट है। तो आज लैंड रिफॉर्म्स की देखो बहुत अर्जेंट जरूरत है। जैसे बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स आ रही हैं, सरकार धीरे धीरे ला रही है। लेबर सेक्टर में सरकार ने 29 लेबर लॉज को 4 लेबर कोड्स में क्लासिफाई कर दिया। उसी प्रकार से देखो लैंड एक्वायर करना भी आसान होना चाहिए, ताकि लोग भी खुश रहें जिनका लैंड है, और डेवलपमेंट भी आसानी से आ सके। सरकार ने देखो 2013 में एक एक्ट तो बनाया था, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में ये आया था। इसमें देखो रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट की पॉलिसी दी गई, मतलब जो जिनकी जमीन सरकार एक्वायर करेगी उनकी रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट पे भी ध्यान दिया जाएगा। हाईवेज के लिए स्पेशल लॉज भी आए, तो इनसे प्रोसेस थोड़ा तो फास्ट और इजी हुआ। लेकिन देखो फिर भी जिनकी जमीन थी, जब उनका लैंड एक्वायर किया जाता है तो उनका अपोजिशन रुकता नहीं है। इस वजह से फिर प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं और हमारा जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। राइटर एक तमिलनाडु का एग्जाम्पल देते हैं, रियल एग्जाम्पल देते हैं तमिलनाडु का। देखो कुछ साल पहले ना तमिलनाडु में ग्रीनफील्ड बाईपासेस बनाने थे। ग्रीनफील्ड बाईपास मतलब ये सिटी है, यहां से रोड जा रहा है, तो बाईपास मतलब ऐसे सिटी के बाहर से ही एक घूमता हुआ रोड जो सिटी को बाईपास कर दे। ग्रीनफील्ड मतलब बिल्कुल नया प्रोजेक्ट, बिल्कुल शुरुआत से, पहले वहां पे कोई सड़क नहीं है, बिल्कुल जीरो से खेतों के बीच में से सड़क बनाई जा रही है। तो वहां पे लैंड ओनर्स ने ना बहुत भारी प्रोटेस्ट किया। सबको पता था रोड से जमीन महंगी होती है, लोग रोड बनने का आइडिया से बहुत खुश थे, लेकिन उनकी एक अजीब सी शर्त थी, रोड बनाओ पर मेरे गांव से बाहर रखो। इसको बोलते हैं नॉट इन माई बैकयार्ड। समझ रहे हो? रोड बनाओ, मेरी जमीन महंगी होगी, लेकिन मेरे गांव से मत गुजारो। इस वजह से ना अलाइनमेंट तय करने में ना, रास्ता तय करने में सालों लग गए। जब भी कोई नया अलाइनमेंट बनता कि रोड यहां से गुजारनी चाहिए, लोग विरोध कर देते, हर ग्रुप चाहता कि भाई उसकी जमीन बच जाए। अब इसमें भी देखो पॉलिटिक्स शुरू हो जाती, लोग अपनी अप्रोच लगवाना स्टार्ट करते कि भाई मेरी जमीन नहीं आनी चाहिए रोड के अंदर, साइड से जाएगी तो मेरी जमीन के रेट बढ़ेंगे। नतीजा क्या हुआ? मल्टीपल मिस अलाइनमेंट्स हुई, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाई। बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो बीच में ही रुक गए, लैंड ऑर्डर का बहुत बड़ा इशू बन गया, कंजेशन बढ़ गया, इतनी सारी दिक्कतें आई। अब सोचो किसान प्रोटेस्ट क्यों करते हैं? किसान देखो 3 रीजंस की वजह से प्रोटेस्ट करते हैं। ट्रिपल वैमी जिसे राइटर बोलते हैं। सबसे पहले लॉस ऑफ एसेट, उसकी आमदनी का अकेला जरिया क्या है? जमीन है जो छिन जाती है।
दूसरा लो कंपनसेशन, सरकार जमीन लेती है, पैसा तो देती है, लेकिन सरकार मार्केट प्राइस नहीं देती, सरकार पुरानी गाइडलाइंस के हिसाब से कई बार पैसा दे देती है। तीसरा तीसरा पॉइंट सबसे दर्दनाक है, किसान देखो अपनी सस्ती जमीन सरकार को दे देता है, फिर वो देखता है कि पड़ोसी करोड़पति बन गया, मतलब रोड की वजह से पड़ोसी की जमीन महंगी हो गई, लेकिन मेरी जमीन पे रोड बन गया और मुझे कुछ नहीं मिला। तो ये तो फिर अनफेयर है ना, ये काफी दर्दनाक है। फिर उसे लगता है यार मेरे साथ धोखा हो गया, रोड अगर मेरी जमीन के ऊपर से ना जाती, पास से जाती, तो मुझे ज्यादा फायदा होता। तो अब इन सब चीजों का सॉल्यूशन क्या है? इन सब चीजों का सॉल्यूशन है लैंड पूलिंग। लैंड पूलिंग में देखो सरकार थोड़ी सी जमीन नहीं लेती जैसे लैंड एक्विजिशन में लेती है, नहीं, लैंड पूलिंग में ना सरकार हाईवेज के आसपास की बड़ी जमीन एक्वायर कर लेती है, ताकि हाईवे के आसपास की बड़ी जमीन को अब सरकार सिस्टमेटिक ढंग से डेवलप कर सके। वहां पे अच्छी रोड बना, चौड़ा हाईवे बनाने के लिए तो सरकार को जमीन मिल ही गई, लेकिन उसके आसपास की भी जमीन सरकार को मिल गई। अब यहां पे होता है असली खेल। सरकार देखो जब जमीन लेती है ना, तो सरकार पैसा नहीं देती, उन किसानों को ना सरकार उस जमीन का एक हिस्सा डेवलप करके दे देती है। समझ रहे हो? मान लो ये हाईवे था, इसके आसपास सरकार ने होटल्स बना दिए, रेस्टोरेंट बना दिए, बढ़िया बढ़िया जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। अब उसी जमीन के बीच में एक छोटा सा टुकड़ा डेवलप करके किसान को दे दिया कि तुमने हमें जमीन दी, लो अब ये तुम्हारा लैंड पार्सल है, एक हिस्सा, सारा नहीं डेवलप करके थोड़ा सा, क्योंकि बहुतों पे तो हाईवे बन गया ना, अलग अलग चीजें खड़ी हो गई, तो एक हिस्सा सरकार डेवलप करके दे देती है कि अब ये तुम्हारा है। किसान की बल्ले बल्ले, क्योंकि किसान को लगता है कि यार मेरी जमीन के रेट इतने ज्यादा बढ़ा दिए सरकार ने, कोई बात नहीं, पहले मेरी 1 एकड़ जमीन थी, अब थोड़ी मिल रही है, लेकिन कम से कम उसके रेट तो इतने ज्यादा बढ़ गए ना। तो ये विन विन सिचुएशन है। तो राइटर कहते हैं मैंने ना एक सेलम, एक जगह है तमिलनाडु में, उसके किसान से बात की, और वहां के जो किसान है ना, इस स्कीम के आने से बहुत ज्यादा उत्साहित थे कि हाँ यार इससे फायदा होगा, लेकिन ओवरऑल पॉलिसी को आने में ना टाइम लगा, क्योंकि इसमें ना कई डिपार्टमेंट शामिल होते हैं, हाउसिंग डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री वाला डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सबको मिलकर काम करना होता है। जरूरी एक्ट्स और रूल्स में भी अमेंडमेंट्स करने होते हैं, नए नोटिफिकेशन लाने होते हैं, तो उसके बाद ही काम शुरू हो पाता है। इसलिए टाइम तो लग गया, लेकिन अच्छे रिजल्ट सामने आए। फिर अमरावती मॉडल भी बताया जा रहा है, आंध्र प्रदेश का अमरावती मॉडल। वहां पे ना अमरावती टाउनशिप प्रोजेक्ट के लिए ना लैंड पूलिंग हुई। लैंड पूलिंग में क्या होता है, किसान अपनी जमीन दे देते हैं और फिर सरकार उस जमीन को डेवलप करती है, कुछ हाईवे के लिए यूज करती है, और डेवलप करके एक हिस्सा फॉर एग्जांपल 50%, 40% वो किसान को वापस दे देती है। अब जैसे पहले यहां पे खेत थे, सरकार ने इतनी जमीन एक्वायर कर ली, अब यहां पे टाउनशिप बन गई, तो टाउनशिप के बीच में इतनी जमीन किसान को दे दी, तो वो तो खुश है ना कि हाँ यार इतनी जमीन मुझे मिल गई, अब इसको मैं बढ़िया ढंग से कोई दुकान वगैरह खोलूंगा, वो बहुत महंगी होगी, रेट उसके हाई होंगे। तो इस स्कीम के ना 8 फायदे हैं। 8 फायदे, हाई वैल्यू रिटर्न, किसान जमीन खोता जरूर है, लेकिन जो उसे थोड़ी जमीन वापस में मिलती है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड मिलती है, बहुत हाई रेट वाली मिलती है। इक्वेलिटी, कोई एक इंसान लूजर या गेनर नहीं है कि हाँ भाई मेरे बराबर से अगर हाईवे गुजर जाता तो मुझे ज्यादा फायदा होता, वो वाली फीलिंग नहीं आती किसानों में। बेटर एरिया वाइड प्लानिंग, सरकार बढ़िया से प्लानिंग कर सकती है। अलाइनमेंट की टेम्परिंग नहीं होती, पॉलिटिकल प्रेशर में रोड इधर उधर नहीं भेजना पड़ता। मतलब कई बार ऐसा होता है ना, रोड यूं जा रहा है, यहाँ के किसान बोलेंगे रोड को यहां से ना गुजारो, तो फिर रोड को घुमाना पड़ता है पॉलिटिकल प्रेशर के चलते, वो सब नहीं होता। लीगल डिलेज नहीं होते, लैंड प्राइसेस में मॉडरेशन आ जाता है, कंसोलिडेशन आ जाता है, सब फायदे ही फायदे हैं लैंड पूलिंग के। अब देखो राइटर बोलते हैं एक समय ऐसा आएगा जब लोग खुद अपनी जमीन गिफ्ट करेंगे सरकार को कि प्लीज आप हमारी स्कीम जो, आप हमारी जमीन जो है वो डेवलप कर दीजिए, यहां से हाईवे गुजार दीजिए। लेकिन इस चीज के ना फायदे सरकार को गिनाने होंगे, दिखाने होंगे किसानों को, तब जाके फायदा होगा। समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये मेंस के पीवाईक्यू हैं जो पास्ट में यूपीएससी ने पूछे हैं। ये पोटेंशियल क्वेश्चन नंबर 3 है जो यूपीएससी पूछ सकती है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। मिलते हैं कल एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।